हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद चंदन। मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी का एप्पल क्लासेस में भी स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चंस पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कलकत्ता में हुगली नदी बहती है और हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता बसा हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हुगली। कलकत्ता जो है, कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और यह जो एक अंतर्देशीय बंदरगाह है। अंतर्देशीय बंदरगाह कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग इस बंदरगाह के माध्यम से अन्य देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी तट का यदि हम लोग बात करें तो यदि आप जानते होंगे तो पूरब हो गया बंगाल की खाड़ी की ओर। तो बंगाल की खाड़ी की ओर कौन सा पत्तन स्थित है? तो ऑप्शन में से आपको ढूंढना था। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? पारादीप। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में चेन्नई हो गया, तूतीकोरिन हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, पारादीप हो गया, कलकत्ता हो गया और एन्नौर ये शामिल है। तो आप याद रख सकते हैं कि पूर्वी बंदरगाह कौन कौन हो गया। प्रमुख बंदरगाह जो कि पूरब की ओर है या बंगाल की खाड़ी में है, तो चेन्नई हो गया, तूतीकोरिन हो गया, विशाखापत्तनम, पारादीप, कलकत्ता और एन्नौर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित कौन सा नदी है? तो यमुना है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग बोलेंगे यमुना नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से क्या है? एक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो वायु प्रदूषण जो है अम्ल वर्षा का क्या है? एक कारण है, क्योंकि अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसे वायु प्रदूषकों के कारण ही होती है, जो कारखानों और मोटर वाहनों से उत्सर्जित होते हैं। पांचवा प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो नमामि गंगे गंगा नदी से संबंधित है। किस नदी से संबंधित है? तो गंगा नदी से संबंधित है आपका कौन सा? नमामि गंगे। ठीक है। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो हीराकुंड परियोजना, तो जैसा कि हम लोग को पता है हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है। महानदी पर है और ये उड़ीसा के अंदर आता है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड पर बनाया गया। और महानदी कौन से जिले में है? ये संबलपुर जिले में है, उड़ीसा के। ठीक है। निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण भारत की नदी कौन है? कृष्णा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की यदि हम लोग बात करेंगे तो गोदावरी है। जैसे उत्तर भारत का बात करेंगे तो उत्तर भारत में गंगा हो जाएगी, जो कि 2500 किलोमीटर लंबी नदी है। तो ठीक उसी प्रकार गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। कृष्णा नदी भी उनमें से एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती जो है लंदन है। हालांकि जो कैटल हॉक है ये दुनिया की सबसे पहला ज्ञात शहर माना जाता है, लेकिन विकल्पों के अनुसार हम लोग किनको मानेंगे? लंदन को मानेंगे। ऐतिहासिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है और नगरीय बस्ती भी रही है। बिग इंच संबंधित है, तो बिग इंच किन से संबंधित है? तो पाइपलाइन से संबंधित है। बिग इंच और लिटिल बिग इंच संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई पेट्रोलियम पाइपलाइन थी। बिग इंच और लिटिल बिग इंच। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। और बिहार में यदि पूछ दिया जाए कि सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो पूर्णिया हो जाएगा आपका। और सबसे ज्यादा साक्षर जिला बिहार का पूछ दिया जाए तो आपको रोहतास बताना है। ठीक है। और सबसे ज्यादा साक्षर राज्य पूछ दे भारत का तो आपको केरल बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर जो है सबसे कम है, लगभग कितना? 47% रही थी। ठीक। निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है 2011 के अनुसार। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो आपको क्या बताना है? 1.64% है। हालांकि हाल के वर्षों में दरें बदल गई है। 2017 में लगभग 0.98% थी और दिए गए विकल्पों में आपका कितना दिया हुआ है? 1.64% दी गई है, जो कि पिछली जनगणना के आंकड़ों के करीब है। तो आपको उन्हीं को टिक आउट करना है। भारत में
पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो पुरुष प्रवास का कारण क्या हो सकता है कि अभी देखिए आपको मैंने बताया था कि आदमी जो है अपना घर छोड़कर 3 कारण से ही जा सकता है: शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एक कारण क्या हो जाएंगे, कार्य और रोजगार शामिल होगा, शिक्षा होगा और व्यवसाय या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था भी हम लोग कह सकते हैं कि आदमी इलाज करवाने के लिए भी बाहर जाता है अपने घरों को छोड़ करके। तो पुरुष प्रवास का मुख्यतः 3 कारण ही होता है: शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका व्यवसाय भी दिया हुआ था, तो व्यवसाय में भी टिक आउट करना है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना रहा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है 74.04% रहा। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर बोला है तो इनमें से कोई नहीं। तो कितना होता है यदि हम लोग बात करें, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितना होता है? तो 1.435 मीटर होता है, जो कि लगभग 4 फीट होता है, या फिर हम लोग बात करेंगे तो 4 फीट 8.5 इंच होती है। और मीटर गेज आमतौर पर 1 मीटर लगभग 3.3 फीट होता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो 1995 में माराकेश समझौते के बाद हुई थी। ठीक है, इसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट का स्थान लिया था। 1945 में जो ये गैट बना था, इनके बाद ये 1945 से 95 तक गैट चला, और 95 में जो है WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोलते हैं, और शॉर्टकट में हो गया WTO, इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ताकि एक देश दूसरे देश के साथ सही तरीके से व्यापार कर सके, कोई किसी को व्यापार में दबा ना सके, या फिर कमजोर देश जो है उनकी बात दब ना जाए व्यापार में, इसलिए WTO का स्थापना किया गया था। उससे WTO से पहले क्या चलता था? गट चलता था, GATT, गैट 1945 में बना था ये गैट। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको क्या बताना है? जेनेवा में है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा, और ये स्विट्जरलैंड के अंदर में आता है। आबादान उदाहरण है, तो आबादान उदाहरण किसका है? तेल पत्तन का है आबादान, जो कि ईरान का एक प्रमुख तेल पत्तन है, पोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो इनमें से सभी, तो कौन कौन? मक्का इस्लाम धर्म के लिए फेमस है, यरूशलेम यहूदी के लिए फेमस है, वाराणसी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए फेमस है। तो इनमें से सभी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप की सड़क बस्ती मिलती है। कि आप देखे होंगे कि सड़क के किनारे आदमी क्या कर लेता है? अपना घर बनाते चलता है, और सड़क जहां तक जाती है तो आपको उनके किनारे घर मिलेगा, तो वो क्या हो गया? आपका रेखीय। तो आपको बताए थे कि जो बस्ती बसता बसा होता है वो 4 प्रकार से बसा होता है। एक रेखीय हो गया, दूसरा वृत्तीय वृत्तीय प्रतिरूप हो गया, तीसरा जो है आयताकार प्रतिरूप हो गया, चौथा जो है आपका गुच्छा प्रतिरूप हो गया बस्ती का। ठीक है, आमतौर पर एक रेखा में प्रतिरूप बनाती है। अब मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? विशाल नगर। मेगापोलिस का अर्थ क्या है? विशाल नगर या फिर एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, तो राउरकेला कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर झारखंड में, झारखंड के अंदर स्थित है। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में है। यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी की थी कुछ दिन। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो अहमदाबाद को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैनचेस्टर? देखिए ये लंदन के अंदर है, यहाँ पर जो है कपड़ा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हीं को देख करके तो अहमदाबाद के अंदर भी भारत के कपड़ा बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है ट्रॉम्बे। नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, तो कब की गई है? तो 1991 में किया गया था। वीपी सिंह की सरकार थी, और वित्त मंत्री जो है उस वक्त मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह को LPG या फिर नई औद्योगिक नीति के लिए आज भी याद किया जाता है, या फिर हम लोग याद करते रहेंगे। जब भी भारत पर संकट आएगा तब भी तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद किया जाएगा। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और ये पंचवर्षीय योजना जो है किस देश से लिया गया था? तो USSR, मतलब आज का रूस।
ठीक है। अभी जो रूस है, या फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि किस वर्ष कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है यूएसएसआर से लिया गया, सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। ठीक है। नीति आयोग का स्थापना कब हुई है, तो 2015 में किया गया, मोदी सरकार आने के बाद। जो पहले क्या करते थे, पंचवर्षीय योजना, अ, योजना विभाग हुआ करता, योजना आयोग हुआ करता था, अब उसका रूप बदल के क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। ठीक है। तो 2015 में नीति आयोग का स्थापना किया गया था। जनवरी, शायद 1 जनवरी से था ये। ठीक है, 1 जनवरी या 9 जनवरी, 9 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब पाम्पस कहाँ है, तो पाम्पस जो है दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका, पाम्पस, ये घास है। बर्गिंगम कहाँ है, तो बर्गिंगम ग्रेट ब्रिटेन में है। बर्गिंगम, यहाँ पे मैच भी खेला जाता है, आप क्रिकेट यदि जानते देखते होंगे तो आपको पता होगा, बर्गिंगम में मैच खेला जा रहा है इंडिया और इंग्लैंड का कभी कभी। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिला करके क्या बनाया जाता है, तो इस्पात बनाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। परिवहन जो है, संचार जो है, सेवाएं जो है, सभी क्या है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों का एक उदाहरण है। तो प्राथमिक का क्या बताएंगे, प्राथमिक क्रिया क्या हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, सारे के सारे कृषि में ही आते हैं। तो ये हो गया। और जब हम कोई भी चीज बनाते हैं नया, तो वो आ गया आपका द्वितीय क्रियाओं में आ गया। लाल कलर का संबंध है, तो लाल कलर का संबंध किससे है, तृतीय क्रिया से है। लाल कलर का तृतीय क्रिया से है। और यदि हम लोग ब्लू कलर का बात करें, तो ये द्वितीय क्रिया से हो जाएगा। ठीक है। ब्लू कलर्स, जॉब जो बोला जाता है। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1825 में चली थी। सर्वप्रथम मुख्य लाइन रेलवे 1825 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में चली थी। ठीक है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, यूरोप में। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में विश्व के सबसे सघन रेल तंत्र पाए जाते हैं। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा रहा, तो 1921 रहा। परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, तो किनसे, इनमें से सभी, तो सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, सभी परिवहन के महत्वपूर्ण साधन है जिन्हें परिसंचारण की धमनियां कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपको रेटचेल बोलना है। फ्रेडरिक रेटचेल को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। मात्रात्मक क्रांति की यदि हम लोग बात करें, तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ए तथा बी दोनों से। तो मात्रात्मक क्रांति कहने का मतलब क्या है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों के अध्ययन से संख्यांकी, और सी नंबर उत्तर होगा इसका, ए और बी दोनों होगा। ठीक है। तो संख्यांकीय और गणितीय तकनीकों के उपयोग से संबंधित होता है मात्रात्मक क्रांति संबंधित। मात्रा मतलब हो गया संख्या हो गया। ठीक है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत जो है दूसरा है जनसंख्या के हिसाब से। वर्तमान में भारत की जनसंख्या के मामले में विश्व में चीन के बाद जो है दूसरे स्थान पर आता है। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। नए स्थान पर आने वाले लोग अप्रवासी या फिर इमिग्रेंट्स इंग्लिश में कहते हैं। जबकि स्थान छोड़कर जाने वाले उत्प्रवासी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बलचंदा को छोड़कर गया, तो बलचंदा को जो छोड़कर गया वो उत्प्रवासी हो गया। यदि वो दिल्ली गया तो दिल्ली वालों के लिए क्या हो गया, वो अप्रवासी हो गया। ठीक है। नए स्थान के लिए अप्रवासी, छोड़ के जाने के लिए जाने वाले उत्प्रवासी। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, तो लगभग आपको बताना है 60% भाग। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, तो खनन नगर कौन नहीं है, पटना नहीं है, झरिया है, रानीगंज है कोयला क्षेत्र के लिए, खेतरी है तांबा क्षेत्र में खनन यहाँ पर किया जाता है, जबकि पटना जो है वो बिहार का एक राजधानी है। सिंगरेनी है, तो सिंगरेनी क्या है, खनन नगर है। सिंगरेनी भारत में एक प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और मार्च और फरवरी के टाइम पे इसको काट लिया जाता है। फरवरी और मार्च के टाइम पे काट लिया जाता है। ठीक है। गेहूं का फसल उदाहरण है, तो गेहूं फसल किसका है, रबी का है। और चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन जो है चावल और मछली भी है। और चावल जो है, क्या बताएंगे आपको, कि खरीफ फसल है। आपको खरीफ फसल बोले थे याद रखने के लिए, चमक, चौ से क्या हो गया आपका चावल, मौ से हो गया मक्का, कौ से हो गया कपास। तो चमक आप याद रखिएगा, चौ से चावल, मौ से मक्का, कौ से कपास। ये कौन सा फसल है, तो खरीफ फसल है। ठीक है। खरीफ फसल में पानी आपको ज्यादा चाहिए और गर्मी भी ज्यादा चाहिए होता है।
कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास कौन ज्यादा उत्पादन करता है? गुजरात करता है, ठीक है। और गुजरात के अंदर में ही क्या है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। कपास का उपयोग जो है हम लोग सूती वस्त्र बनाने में उपयोग करते हैं। निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? तो टैनिन किस में पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। टैनिन चाय और कॉफी दोनों में पाई जाती है, लेकिन चाय प्रमुख विकल्पों में से क्या है? एक है। हाँ हेलो। हेलो। हाँ आ रहे हैं 10 मिनट में। ठीक है। तो पृथ्वी पर कुल, अब अगला क्वेश्चन देखें। टैनिन किस में? चाय में भी पाया जाता है और कॉफी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो यदि चाय कॉफी रहेगा तो आपको दोनों टिक करना है, यदि चाय कॉफी में से कोई एक रहेगा तो आप दोनों में से किसी एक को टिक आउट कर सकते हैं। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो कितना प्रतिशत? 3% भाग जो है अलवणीय है, ऑप्शन के अनुसार। नहीं तो आप 2.7 बोलेंगे, ठीक है। 2.7% के आसपास अलवणीय है। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो इनमें से क्या बताएंगे? सभी लोहा, मैग्नीज और तांबा जो है सब धात्विक खनिज है। और बेलाडीला प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला लौह एस के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखिएगा, आज भी हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे बेलाडीला के बारे में। तो ये क्या था? लौह एस के लिए प्रसिद्ध है। गुरु गुरुमही सानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये लौह और एस्क से संबंधित है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, क्योंकि इसको आप जितना भी यूज कीजिए ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है इसको हम लोग। और ये क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में भी कितने हैं? 4 हैं। नरोड़ा हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, कलीपल्लम कलपक्कम हो गया आपका, क्या कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर हो गया। और एक कर्नाटक में कैगा है। उत्तर प्रदेश में आपका हो गया, क्या कहते हैं, नरोड़ा हो गया। और एक जो है आपका कहाँ, उड़ीसा के अंदर पड़ता था, ठीक है, उसका नाम मैं दिमाग से उतर गया। तो एक 4 आपको बताया था। और विकास का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो इनमें से सभी विकास का केंद्र बिंदु संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। यदि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक सही पहुंच बन जाए तो आप क्या करेंगे? खुद ब खुद विकास कर जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर है? एशिया में है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो लेटविया में जो है सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात मैंने आपको बताया था कि 1000 पुरुष में कितने महिलाएं हैं। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने विकसित किया। तो मानव सूचकांक विकास के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 चीज को देखा जाता है: शिक्षा, आय, स्वास्थ्य। यदि किसी भी देश का शिक्षा, आय, स्वास्थ्य अच्छा हो, या फिर किसी भी व्यक्ति का हो, तो उस देश का मानव सूचकांक क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो भारत का तो मानव सूचकांक कितना है? 102 है, ठीक है। कितना रैंकिंग आता है? 193 देशों में 102 रैंकिंग में आते हैं हम लोग, ठीक है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इनमें से सभी, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, आखेट हो गया। आखेट बोलने का मतलब शिकार करना हो गया। तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है? प्राथमिक क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप क्या हो गया? उत्पादन करना। और तृतीय क्रियाकलाप क्या हो गया? सेवा प्रदान करना, ठीक है। और निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? गेहूं नहीं है। तो आपको मैंने रोपण फसल बताया था कि रोपण फसल हम लोग किसको कहते हैं, कि वैसा फसल जहां पर हम लोग एक बार पौधा लगाते हैं और उसके बाद सीधे फसल काटते हैं, तो वो रोपण फसल कहलाता है, ठीक है। तो गेहूं एक रबी फसल है, जबकि कॉफी, गन्ना, रबर ये सब क्या है? रोपण फसल है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। 62 क्वेश्चन आप कीजिएगा। और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझसे क्लास में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।